नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक वित्त श्री विक्रम घोष सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, WCL की वर्तमान वित्तीय स्थिति से हमारे कोयला परिवार को अवगत कराएं, साथ ही यह भी बताएं कि कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे जब पिछले साल का जब 23-24 का जब हम फिनेंशियल रिजल्ट्स जब हम फाइनलाइज कर रहे थे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट मीन्स द एनुअल अकाउंट्स फॉर 23 एंड 24, तो उस समय मैंने जब पीछे गया तो देखा कि 22-23 में शायद 600 करोड़ के कुछ ज़्यादा कुछ हमारे प्रॉफिट थे। और आपको शायद ये भी पता होगा कि हमारे OBR अकाउंटिंग पॉलिसी एक होती है। तो OBR अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो कोल इंडिया ने 23-24 में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लेके आए थे। तो उस मॉडिफिकेशन के जो बेसिस पे फिर हमें क्या करना पड़ा, 22-23 के अकाउंट्स को हमको रीइंस्टेट करना पड़ा। जब वो पॉलिसी के मुताबिक हमने 22-23 के अकाउंट्स को जब हम रीस्टेट जब हम किए तो देखे कि वो प्रॉफिट आया 2161 करोड़, ऐसे ही आसपास कुछ आया था, 2161 या 2162 करोड़ के आसपास कुछ आया था। और उस पॉलिसी के मुताबिक और हमारे टोटल जो हमारे जो ऑपरेशंस जो हुआ था 23-24 में, जितना हमने प्रोड्यूस किए, जितना हमने OB रिमूवल किए, और उसके साथ हमने जो मान लीजिए कि जो माने ऑप्टेक जो किए, तो नया पॉलिसी के मुताबिक हमारे प्रॉफिट पिछले साल टैक्स पेमेंट करने के पहले जो जिसको हम PBT बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आया था 4181.6 करोड़। दैट मीन्स लगभग 4182 करोड़ के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किए थे। तो ये जो आपका जंप जो है 2161 से जो 4181 तक हम पहुँचे, मतलब अराउंड मुझे लगता है कि 2020 करोड़ के आसपास हमने ज़्यादा प्रॉफिट किए। इसके पीछे देखिए एक तो 2-3 फैक्टर इसमें काम किया। फर्स्ट तो मैं बोलूँगा कि ह्यूमन पावर जो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स आपका एक्चुअली सबसे बड़ा रिसोर्स है। इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट्स एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स दोज, लेकिन सबसे ऊपर जो होता है ना, होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अगर काम नहीं करेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे, व्हाट एवर टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, व्हाट एवर मशीनरीज यू आर प्रोवाइडिंग, उसका कोई मायने नहीं रहता है अनटिल एंड अनलेस दे आर यूज्ड एक्चुअली इन प्रॉपर मैनर, इन ऑप्टिमम मैनर। तो मैं इसलिए हमारे जितने एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, ऑफिसर्स है, मैनेजर्स है, और इसके साथ HMM कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उसने भी बहुत एफर्ट लगाया इसमें। मैं तो बोलूँगा कि मैं सबको मैं बधाई देने मांग रहा हूँ कि अगर उनका ये मेहनत उस लेवल का नहीं होती तो हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है 1 साल के अंदर हम 2000 करोड़ नहीं बढ़ा सकते थे। हमारे जो लक्ष्य जो था उस समय, जैसे हमारे 69 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य था, उसको हमने क्रॉस कर गए। OB का जो रिमूवल जो हम करते हैं कि जब तक आप OB नहीं हटाते हैं तब तक आपको कोयला मिलेगा नहीं, क्योंकि आज के डेट में जो है कोयला प्रोडक्शंस जो होती है तो मोस्ट ऑफ द कोयला जो आते हैं ये आते हैं आपका ओपन कास्ट से। और आपको ये भी पता होगा कि WCL का जो यहाँ का जो आपका जियोलॉजिकल जो कंडीशंस जो है, तो इस टाइप का जियोलॉजिकल कंडीशन में ऐसे ही कोयला प्रोडक्शन करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि अगर बाकी सब्सिडियरीज़ के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये सच में WCL का जो स्ट्रिपिंग रेशियो है ये सब सब्सिडियरीज से कोल इंडिया के जितने सब्सिडियरीज़ है सबसे ज़्यादा है। और इतने सारे कठिनाइयों के बीच में जो हमने इतना प्रोड्यूस किया और 70 मिलियन टन के ऊपर हमने ऑप्टिक भी किया, मतलब डिस्पैच भी किया, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और जिसका नतीजा है कि हमने 2000 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट किए हैं 2022-23 से 2023-24 में। इस साल भी हमारे टारगेट जो है वो भी 69 मिलियन टन ही है।
तो 69 मिलियन टन कोयला तो हम तो प्रोड्यूस कर ही लेंगे। और अभी बात आई आपका ओबी का, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार भी माने हमारे जो 390 का जो टारगेट्स जो है तो उतना तो हम पहुँच ही जाएंगे। और इसमें क्या होगा, हमने जो एक एस्टीमेट ऑलरेडी हमने क्विक एस्टीमेट जो हमने किए हैं, तो हम देख रहे हैं कि पिछले साल का जो प्रॉफिट था 4181 करोड़, तो उसको तो हम माने ज़रूर टच करेंगे। और उससे आई एक्सपेक्ट कि अराउंड 50 to 100 करोड़ के आसपास मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी होगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ आपका माने प्रोडक्शन बढ़ाने से ही नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे चीज़ एक्चुअली इसके साथ एसोसिएटेड है। माने ये बेसिकली अगर देखा जाए ना, ये सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का ऐसा रिलेटेड है। और किसी जगह में एक के साथ दूसरे का वो क्या होता है ना कि वो आपका एडवर्सली रिलेटेड है, ऑपोजिटली रिलेटेड है। तो ये हर चीज़ को ध्यान में देते हुए जब हम फिनेंशियल प्लानिंग जब करते हैं तो बहुत सारे चीज़ में ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ईजी चीज़ है नहीं। तो हमने क्या किया, कॉस्ट कंट्रोल करने की मैं कोशिश किया। और आगे के लिए भी जो हमारा जो टारगेट जो है ये डिस्पैच बढ़ाने का और रियलाइजेशन बढ़ाने का, ताकि हमारा जितना कॉस्ट हम इनकर करते हैं 1 टन आपका कोयला प्रोड्यूस करने के लिए, उससे ज़्यादा हमको ताकि मिले, बेस प्राइस से हमको ज़्यादा मिले, इसके लिए हम ये ऑप्शन में ध्यान दे रहे हैं। हम कॉस्ट प्लस का जो आपका माइंस है उसमें हम ध्यान दे रहे हैं। और एक ही साथ जैसे मैं कॉस्ट रिडक्शन से ज़्यादा मैं मांगता हूँ कि एज ए फाइनेंस पर्सन मैं देखता हूँ कि हम कॉस्ट कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं और कितना हम कॉस्ट को माने बजट को भी किस तरह से हम कंट्रोल कर पाए। कि ये करने के लिए क्या होती है ना कि हमारे जो बने किसी भी चीज़ का, मान लीजिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, उसको इन्हेंस करने का हमने सोच रहे हैं और उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं, ताकि अगला साल, उसके अगला साल मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स कि हम उस माने उसी दिशा से हम चले और हर साल कुछ ना कुछ कॉस्ट को हम कंट्रोल करें। हम जो हमारा जो डिस्पैच का जो हमारा स्ट्रेटेजी जो है उसको भी हम उस तरह से लेके चले, ताकि हमारे रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो और उस तरह से हमारा हर साल का जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ते रहे। सर, इस वर्ष WCL अपना 50वां स्थापना दिवस मना रही है। पिछले 50 वर्षों में कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे। आने वाले समय में आप WCL के भविष्य को किस तरह देखते हैं? किसी भी बड़े कंपनी के लिए किसी भी आपका गोइंग कंसर्न मीन्स जो बिजनेस स्टे करता है और आगे चलते भी है और वो ग्रो भी करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, गोइंग कंसर्न स्पेशली जो बड़े जो आपका कंपनीज जो होते हैं, अगर 40 ईयर्स टच कर लिया तो यू नो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और हमने क्या किए, हमने 50 साल पूरा भी किए और हम आगे के लिए अगला 50 साल के लिए हम सोच भी रहे हैं, हम उसके लिए योजना भी बना रहे हैं, हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो 50 साल पूरा करना इस तरह का एक डिफ़िकल्ट इंडस्ट्रीज़ में और WCL के जहाँ के आपका जियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसे ही थोड़ा सा एडवर्स है इन कंपैरिजन टू अदर सब्सिडियरीज ऑफ द कोल इंडिया, मैं तो बोलूँगा कि मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे टोटल वर्कफोर्स, हमारे टोटल जो स्टेक होल्डर्स जो है, जो इनके लिए जो मान लीजिए कि लास्ट 50 साल से इनका जो कंट्रीब्यूशंस है, ये कंट्रीब्यूशंस बेसिकली दीज थिंग्स आर बेसिकली, मैं क्या बोलूँगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाजवाब। तो ये लाजवाब है। मैंने एक चीज़ देखा, मैं हमारे वर्कफोर्स, तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे वर्कफोर्स जो है वो वन ऑफ द बेस्ट वर्कफोर्सेस है इंडिया में। लेकिन साथ में जो हमारे जो यूनियंस जो है, हमारे जो स्टीयरिंग कमिटीज है, जो हमारे जो वेलफेयर कमिटी है, ये लोग भी एक्चुअली हमें बार बार सपोर्ट करते हैं। हमारे जो कठिन जो जगह जो है, जिस समय हमारे पास मान लीजिए कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हुआ, इतनी छोटी टाइम में जो मैंने देखा कि सच में दे आर ऑलवेज ओपन टू कोऑपरेटिव, दे आर ऑलवेज ओपन टू हेल्प यू, दे आर ऑलवेज ओपन टू असिस्ट यू, ताकि
आपका ये बिजनेस में, आपका बिजनेस ऑपरेशंस में, आपका प्रोडक्शन ऑपरेशंस में कहीं एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े। और 50 इयर्स जहाँ तक बात है, मैं तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको मैं अपनी तरह से बहुत दिल से मैं बधाई देता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। और कोल इंडिया जो है 50 साल टच कर लिए। और आपको शायद ये भी पता होगा, कोल इंडिया में ऐसा भी सब्सिडी है जो 50 साल से ज़्यादा हो गया। क्योंकि मेरा जो प्रीवियस कंपनी था BCCL, दैट वाज नेशनलाइज्ड इन 1972। तो अगर देखा जाए वो 53 साल 54 साल कंप्लीट कर लिया। और BCCL भी ऐसा एक कंपनी है जहाँ पे आपका बहुत सारी डिफिकल्टीज़ है, क्योंकि वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। और वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया में इतने साल से इतना बढ़िया ऑपरेशन करके आपका 52 53 ईयर्स क्रॉस करना उनके लिए भी बहुत टफ है, कि मैं जानता हूँ वहाँ का ग्राउंड सिचुएशन क्या है। और जहाँ तक WCL की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इतना तो मैं इंश्योर आपको मैं कर सकता हूँ, मैंने जोर आवाज़ से मैं बोल सकता हूँ कि WCL विल गो अनदर 50 ईयर्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। विदाउट एनी डिफ़िकल्टी हम और आगे 50 साल जाएंगे, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, हमारे पास जगह कम है, कोयला का रिजर्व भी थोड़ा सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि WCL का आगे का कोई भविष्य नहीं है। WCL के लिए आगे की फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा है। सर, वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद इस वर्ष WCL ने कोल इंडिया को इंतरिम डिविडेंड दिया। लंबे अरसे बाद यह किस तरह संभव हो पाया? 2015-16 तक एक्चुअली डिविडेंड WCL दिया था। उसके बाद 8-9 साल का गैप पड़ा, माने आपका नहीं दे पाए, क्योंकि बीच में WCL शायद 2-4 साल में शायद WCL का प्रॉफिटेबिलिटी जो था वो एडवर्स हो गया था, नेगेटिव हो गया था। तो और एक्यूमुलेटेड लॉस जो है, एक्यूमुलेटेड लॉस मेरे ख्याल से 22-23 में हमने उसको वाइप आउट किए हैं। और 23-24 में, क्योंकि उस समय यहाँ का जो आपका क्या बोलते हैं, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो होती है आपका, तो वो थोड़ा सा जब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने जब देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर हम देने जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोन लेना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा। हम लोग को लगा कि डिविडेंड पे आउट करना थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, और कुछ कैपेक्स का भी बात थी, उसका भी कुछ आगे का प्रोग्राम भी करना था। तो लेकिन एक चीज़ क्या हुआ था, मैं पर्सनली मैं अंदर से बहुत पीड़ित हो गया था कि हमने भाई अराउंड 4200 करोड़ हमने प्रॉफिट किया, और हमने डिविडेंड देने के इस जगह पे है ही नहीं। तो ये मुझे थोड़ा सा पीड़ित किया था। और 24-25 का जब ऑपरेशन शुरू हुआ, जब अकाउंट्स हम बना रहे थे, तो मेरे अंदर में एक्चुअली ये था कि भाई हम तो कोल इंडिया के पास हम यहाँ क्या किए थे 23-24 का जो डिविडेंड जो क्योंकि कोल इंडिया हमारे 100% शेयर होल्डर है, वही होल्डिंग कंपनी, वही 100% शेयर होल्डर कोल इंडिया ही है। तो कोल इंडिया से हमने रिक्वेस्ट किए थे एग्जेम्पशन के लिए, क्योंकि कुछ दीपम का कुछ गाइडलाइंस होती है, जिस गाइडलाइंस में एग्जेम्पशंस का भी कुछ क्राइटेरिया है। तो उस क्राइटेरिया में हम आ रहे थे उस समय, तो हमने एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई भी किए हैं। लेकिन एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करने के बाद भी क्या हुआ था, मुझे उस समय अंदर से लगा कि नहीं, अगला साल तो जैसे भी हो हमको देना होगा, क्योंकि ये 4200 करोड़ का 4181 करोड़ का जो आपका पिछले साल को जो प्रॉफिट था, और हमने सेकेंड क्वार्टर के टाइम में हम जो एस्टिमेट किए थे, तो हमको लगा कि भाई इस साल हम तो बढ़ा सकते हैं इसको। और हमारे जो लिक्विडिटी का जो आपका स्थिति जो था, वो भी मुझे लगा कि थोड़ा सुधर भी गया है, हम डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं। और देखिए, डिविडेंड पे आउट करना ये बहुत गर्व की बात होता है, ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा गर्व की बात होता है कि हमने डिविडेंड दिया। वो एक सिंगल इंडिविजुअल आपका शेयर होल्डर हो, चाहे हमारे होल्डिंग कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, जब हम डिविडेंड देते हैं तो अंदर से, क्योंकि देखिए देने में आदमी को ज़्यादा आनंद होता है लेने से, अगर देखा जाए देने में ज़्यादा आनंद होता है कि देने से। तो जब हमने देखा सेकेंड क्वार्टर के बाद, जब रिजल्ट देखा, तो हमने हमारे आदरणीय CMD साहब से मैंने बात किया,
हम बोले सर प्रॉफिट तो हम अच्छा ही कर रहे हैं, तो इस साल क्यों नहीं हम डिविडेंड देंगे। और मुझे जो लग रहा, अभी मेरा भी 6 महीना हो गया, तो मैं देख रहा हूँ कि टोटल जो लिक्विडिटी का जो स्थिति जो है, वो स्थिति अभी पहले से बेटर है। और मुझे लगता है कि इसको हम कोप अप कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि डिविडेंड देने में क्या होगा, हमारे कंपनी की इमेज की भी बात है, तो ये इमेज का भी एक बात था। तो चलिए, मैंने मैनेज कर लिए, लिक्विडिटी था। और फिनेंशियल देखिए डिसिप्लिन एक चीज़ होता है ना, कि लिक्विडिटी अगर आपके पास है, उसको भी आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ये भी एक डिसिप्लिन की बात है। तो मुझे लगा कुछ तरह से उसको प्लान करके हम कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि सेकेंड क्वार्टर के बाद भी हमने इंटरिम डिविडेंड पेमेंट किए अराउंड 250 करोड़, अगर पर्टिकुलरली बोला जाए तो 249.86 करोड़। और जब थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया, मैंने देखा कि भाई रिज़ल्ट तो जो हमने जो एक्सपेक्ट किया था, तो वही रिज़ल्ट आ रहा था। हम बोले चलो भाई, और हम फिर दोबारा हम देंगे 250 करोड़ रुपया, तो 249.86 करोड़ फिर दोबारा हमने डिक्लेयर भी किया और पे आउट भी हम कर दिए। आपको पता होगा कि इस लिक्विडिटी में, ठीक है, फिनेंशियल ये जो लिक्विडिटी हमारे पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा माने आपका क्या बोलते हैं सरप्लस फंड है, ये भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर में किस तरह से प्लान करके हम इसको पे आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप प्रॉफिट करते हैं, ये पिछले साल का प्रॉफिट के अगेंस्ट में हमको टैक्स भी देना पड़ा, इनकम टैक्स देना पड़ा। तो वो अमाउंट था मेरे ख्याल से शायद 950 करोड़ से 1000 करोड़ के आसपास था, वो हमको पे आउट करना पड़ा। तो इस साल भी हम देखें कि हमको इनकम टैक्स तो पेमेंट करना ही है, तो हमने इनकम टैक्स का भी एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। हमने 500 करोड़ का डिविडेंड भी दे चुके हैं। इनकम टैक्स हमने पेमेंट किया, मुझे लगता है 700 से 800 करोड़ के आसपास हमने ऑलरेडी पे आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। और मेरा तो अभी ये प्लान भी है कि ये फोर्थ क्वार्टर के बाद इमीडिएट एजीएम के पहले मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर मेरा लिक्विडिटी उसी तरह से अगर ठीक ठाक रहे, तो फोर्थ क्वार्टर के बाद भी हम इंटरिम कुछ देंगे। और कोल इंडिया डीएफ दे आर वेरी हैप्पी। कोल इंडिया चेयरमैन साहब, आदरणीय चेयरमैन साहब, ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। हमने फर्स्ट टाइम जो मैंने 8 साल के बाद जो हमने किया था कोलकाता में, हम छोटा सा एक प्रोग्राम करके हमने चेक दिया था। तो ऑल पीपल आर हैप्पी। और देखिए, होल्डिंग कंपनी जब हैप्पी होते हैं अपना सब्सिडियरी के ऊपर, तो सब्सिडियरी के लिए भी वो बहुत बड़ा चीज़ होती है। सर, वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 23-24 के दौरान पूंजीगत निवेश यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्राथमिकताएं क्या रही? मौजूदा वित्तीय वर्ष में कंपनी की निवेश रणनीति के बारे में आप हमारे कोयला परिवार को क्या बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, उसमें 3-4 पार्ट रहता है। हमारे यहाँ ओपन कास्ट प्रोडक्शंस हम करते हैं। ओपन कास्ट के लिए आपको जगह चाहिए, अब जगह आपको मिलेगा कहाँ? तो हमारे कैपेक्स का जो कंसंट्रेशन जो था, वो था कि हमें लैंड को एक्वायर करना होगा। तो 22-23 में, 23-24 में हम लैंड एक्विजिशन में हम खर्चा किए हैं बहुत ज़्यादा। उसके साथ मकरधोकरा 3 बंगोली, तो जिसको हम बोलते हैं कि आपका फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी एफएमसी, तो उसके पीछे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने खर्चा किया। और साथ में तो प्लांट एंड मशीनरी में भी हमने खर्चा किया। तो ये हमारा इस पीरियड में 22-23, 23-24 में ये हमारा एक्चुअली मेन जो कैपेक्स का जो मुद्दा था, इसी में था। तो इस साल भी हमारा जो टारगेट जो है कि इसके, कि आपको पता होगा अराउंड आपका 67-68 एफएमसी आपका माने प्रोजेक्ट्स जो है, ये प्रोजेक्ट्स आपका पूरा कोल इंडस्ट्री में लिया हुआ है। उसमें कोल इंडिया का अराउंड 59 है, तो उसमें WCL का भी 2-3 है। तो इस साल में भी हम एफएमसी में साइडिंग्स के पीछे हम खर्चा करेंगे, तो वो हमारे कैपेक्स में आएगा। इस साल हमारा लैंड एक्विजिशन में भी कुछ हम खर्चे ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी कर भी रहे हैं, हम पेमेंट भी कर रहे हैं और हम बोर्ड में लेके जा रहे हैं। इस बोर्ड में हम लेके भी जाएंगे, तो कुछ पे आउट भी करना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरह से एक्चुअली मेन, देखिए इस इंडस्ट्री में ऐसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको मेन होता है कि प्लांट एंड मशीनरीज होता है, आपके ओसीपी के लिए, कोयला खदान के लिए आपको जगह चाहिए, आपको लैंड का होता है, और एफएमसीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको होती है। तो ये सब मिला के जो है इस साल का भी वही कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होगा।
और अगला साल मुझे लगता है कि लैंड में हो सकता है कि थोड़ा सा कम लगेगा, और प्लांट एंड मशीनरीज में, इक्विपमेंट्स में हम थोड़ा ज़्यादा खर्चा करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये भी चीज़ आता है कि जैसे आपका मान लीजिए कि कहीं पे अगर हम नया कुछ करते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपका सिविल स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे आते हैं, तो उसमें भी हमको खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इसी साल हम इसमें खर्चा किए, नेक्स्ट ईयर हम उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और आपको जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है इसी तरह से आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं, जैसे जैसे, क्योंकि प्लानिंग जो होता है तो एक साल पहले हम लोग कर लेते हैं कि अगला साल हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो ये अगला साल का भी कैपेक्स में लैंड भी हमारा है, प्लांट एंड मेकिंग मशीनरीज भी है, इक्विपमेंट्स भी है, और स्कूल्स, कुछ सिविल स्ट्रक्चर्स का भी बात है उसके साथ एसोसिएटेड ये रहेगा। और कैपेक्स की बने आपका जो, क्योंकि कैपेक्स आप जानते होंगे कि कैपेक्स में एक्चुअली हमारे सरकार भी बहुत इसमें माने इसको मॉनिटर करते हैं, क्योंकि जब कैपेक्स में जब माने कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं, एक्चुअली ये क्या होता है ना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को और माने क्या बोलते हैं इसको, और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और स्ट्रॉन्ग बनाता है इसको, माने ताकत बढ़ जाता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो बेसिकली एक्चुअली इट पेज बैक टू द नेशन। तो कैपेक्स में हमारा यही प्लान है कि हम जिस तरह से हमारा मैंने अगला जो मान लीजिए कि 2-3 माइंस जो हमको अभी मैंने ओपन करना है, इस तरह से उसमें के लिए जो जो चीज़ हमको ज़रूरत है उसमें हम अगला साल भी खर्चा करेंगे। उसमें लैंड भी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स भी है, मशीनरीज भी है, सब कुछ है।